नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देख रहे हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। अब लगातार बार बार ये सवाल उठकर निकलकर सामने आ रहे हैं कि आखिरकार अचानक देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी देर क्यों हो गई उनके इस्तीफे पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए, और क्या वाकई सरकार के अंदर कुछ ऐसा बड़ा घमासान चला हुआ है जिसको लेकर आने वाले दिनों में अब इस्तीफों की झड़ी लगने की आशंकाएं पैदा हो गई है। इन तमाम चीजों के बारे में इस स्टोरी में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन शुरुआत आपके साथ एक अपील, एक आग्रह के साथ। अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अपील है, आपसे आग्रह है, आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारे ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। अब आते हैं देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे पर। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने जिस तरह से संसद के मानसून सत्र के पहले दिन भर राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन किया, बैठकों में शामिल हुए और शाम होते होते अचानक ये खबर आ गई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा भी किन कारणों से दिया? स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद कई तरह की खबरें निकलकर सामने आने लगी। विपक्षी राजनीतिक दलों ने, कांग्रेस पार्टी ने कई सवाल उठाए। जो कांग्रेस पार्टी देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के रवैये को तानाशाही रवैया बता रही थी, लोकतंत्र के खिलाफ उनके रवैये को लेकर उनकी आलोचना कर रही थी, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में लाने की तैयारी थी, वही कांग्रेस जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे के बाद उनके साथ खड़ी नजर आई और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करती हुई नजर आई। सवाल यह भी उठा कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। सोमवार को इस्तीफा दिया गया और उस पर मंगलवार सुबह तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन आखिरकार देर से ही सही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। हालांकि वो जो प्रतिक्रिया थी वो बहुत छोटी थी। फिर जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा भेजा था राष्ट्रपति महोदया को, सोशल मीडिया पर शेयर किया था। राष्ट्रपति महोदया ने, मैं आपको संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी देता हूं कि एक निश्चित फॉर्मेट पर जब देश के उपराष्ट्रपति इस्तीफा भेजते हैं राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उसको होम मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड कर देती है ताकि एक गजट नोटिफिकेशन जारी करके उस पद की रिक्ति की यानी खाली होने की घोषणा देश का गृह मंत्रालय करे। तो राष्ट्रपति ने वो इस्तीफे का पत्र गृह मंत्रालय को फॉरवर्ड कर दिया और होम मिनिस्ट्री ने बाकायदा एक गजट नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया है और देश के उपराष्ट्रपति का पद खाली है। और इसी के साथ एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अब देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। तो अपनी इस कहानी में मैं आपको दो बड़े राजनीतिक पहलुओं से अवगत कराने जा रहा हूं। पहले, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे के पीछे की कहानी क्या है, पीछे का सच क्या है, और दूसरी जो सबसे बड़ी स्टोरी होगी कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। क्योंकि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा ये अपने आप में आपको बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में किस तरह से एक राजनीतिक भूचाल, एक राजनीतिक भूकंप आने जा रहा है। सबसे पहले देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे के विभिन्न पहलुओं पर बात कर लेते हैं। ये इस्तीफा अचानक से दिया गया, आनन फानन में दिया गया, ये बात तो बिल्कुल साफ है। जिस तरह से उनके इस्तीफा देने के ऐलान करने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी सत्ते में आ गई, वो भी ये बता रहा है कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है। और वैसे भी देश के उपराष्ट्रपति को संवैधानिक तौर पर क्या दायित्व दिया गया है, मैं अपने तमाम युग चरण के दर्शकों के सामने इस तथ्य को रखता हूं। मैं सिर्फ तकनीकी पहलुओं को, संवैधानिक प्रावधानों को आपके सामने रख रहा हूं, कोई राजनीतिक लफाजी नहीं है। और इसलिए इस स्टोरी को अंत तक जरूर देखिएगा, तब आपको राजनीतिक हालात के बारे में समझ आएगा। देश के उपराष्ट्रपति को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार दो महत्वपूर्ण काम दिए गए हैं। राष्ट्रपति का इस्तीफा देने की सूरत में या किसी भी सूरत में अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। और दूसरा काम, संसद के सत्र का संचालन। क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और संसद के 3 सत्र मुख्य तौर पर होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो इन सत्रों में वो राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करते हैं राज्यसभा के सभापति के तौर पर। तो सोमवार को संसद के मानसून सत्र का पहला दिन था।
दिन भर कार्रवाई का संचालन करते हुए नजर आए। अगर स्वास्थ्य कारणों से उनको इस्तीफा देना था तो मानसून सत्र शुरू होने से पहले दे सकते थे या मानसून सत्र समाप्त होने के बाद भी दे सकते थे, क्योंकि तकनीकी रूप से इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है कि उपराष्ट्रपति होने के नाते उन्हें राज्यसभा के सभापति के आसन पर जाकर बैठना ही बैठना है। उनकी अनुपस्थिति में जो उपसभापति है हरिवंश जी, वो उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन कर सकते थे। तो जाहिर सी बात है कि इस्तीफा या तो पहले दिया जाता या इस्तीफा बाद में दिया जाता, लेकिन दिन भर कार्रवाई का संचालन करना। और दो बड़ी घटनाएं हुई जिसने सरकार को सख्ते में ला दिया। पहली बात, लोकसभा की कार्रवाई सोमवार को चली नहीं थी। राजनाथ सिंह बोले थे, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोले थे, राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। बाहर आकर उन्होंने एक बार फिर से सरकार पर आसन पर कई तरह के आरोप लगाए, लेकिन राज्यसभा में इसके विपरीत हो रहा था। वहां सभापति ने विपक्ष के नेता होने के नाते कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, खुलकर बोले और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीखी आलोचना करते हुए नजर आए। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी, कैश कार्ड वाले। जी हां, भारी मात्रा में जो नोटों की बरामदगी, आग लगने की घटना आपको की जानकारी होगी। विपक्षी राजनीतिक दलों के सांसदों ने और कई अन्य राजनीतिक दलों के सांसदों ने भी, कुछ सत्ताधारी पार्टी के भी थे, उन्होंने महाभियोग चलाने को लेकर, महाभियोग की प्रक्रिया को लेकर एक तरह से नोटिस दिया था। राज्यसभा के सभापति के तौर पर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उस नोटिस को तैयार कर लिया। सूत्र ये बता रहे हैं कि सरकार को ये उम्मीद नहीं थी या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उपराष्ट्रपति साहब इस प्रस्ताव को स्वीकार करने जा रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि सोमवार को जो दोनों घटनाएं हुई उनका भी कहीं ना कहीं जो लिंक है वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे से है। बाद में कहा गया कि बीएसए की मीटिंग बुलाई गई, उसमें जेपी नड्डा अनुपस्थित रहे, जबकि राज्यसभा में सदन के नेता है, सत्ताधारी पार्टी के नेता के तौर पर उनको वो बैठक में होना चाहिए। लेकिन सच क्या है, झूठ क्या है, कौन सच बोल रहा है, वाकई इसके पीछे क्या कारण है, ये तय मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में सत्यपाल मलिक की तरह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब भी इन बातों का खुलासा करते हुए नजर आएंगे। इन तमाम तथ्यों की जानकारी देश के सामने बताते हुए नजर आएंगे। हालांकि उसमें भी कितना सच होगा, कितना झूठ होगा और उनकी वो सफाई, उनके वो बयान देश में किस तरह का राजनीतिक विवाद खड़ा करेंगे और क्या तब तक नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी रहेगी, क्या तब तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे या फिर मोदी सरकार का चेहरा भी बदला हुआ नजर आएगा। सिर्फ मंत्री ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री भी बदला हुआ नजर आएगा। इन तमाम चीजों के लिए अब हमें अगले 1-2 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बवंडर शुरू हो चुका है, इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। मोदी सरकार में पहली बार एक बड़ा इस्तीफा हुआ है, तो इस्तीफों की झड़ी तो लगने वाली है। और इस्तीफों की झड़ी सिर्फ प्रधानमंत्री, मंत्री, नेता इन्हीं के नहीं लगे, मुख्यमंत्रियों को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। और मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे के पीछे की कहानी में ही वो नाम सामने आता है जो देश के अगले उपराष्ट्रपति बनने की रेस में सबसे आगे नजर आ रहा है। तो अब अपनी स्टोरी के इस हिस्से में हम आपसे बात करेंगे, आपको उन नामों के बारे में बताएंगे कि देश का अगला उपराष्ट्रपति बनने की रेस में सबसे आगे किस नेता का नाम चल रहा है। इस बात की चर्चा बहुत जोर शोर से है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा दिलवाकर उन्हें केंद्र सरकार में शामिल किया जाएगा और रक्षा मंत्रालय जैसा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, रक्षा मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय उनको सौंपा जाएगा। और रक्षा मंत्रालय कितना महत्वपूर्ण है, योगी आदित्यनाथ कुछ दिन पहले खुद ये बयान दे चुके थे कि पाकिस्तान के जो कब्जे में जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उनको भारत में मिलाना है। तो रक्षा मंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। लेकिन इससे एक बात बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। अब योगी आदित्यनाथ रक्षा मंत्री बनेंगे तो वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या करेंगे। तो सूत्रों के हवाले से एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि रक्षा मंत्री देश के अगले उपराष्ट्रपति हो सकते हैं, यानी देश के जो वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब है उनको देश का अगला उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। यानी जगदीप धनखड़ के बाद उपराष्ट्रपति बनने की रेस में आज की तारीख में सबसे आगे जो चल रहे हैं वो देश के वर्तमान रक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह चल रहे हैं। लेकिन कई अन्य नाम निकलकर भी सामने आ रहे हैं। उन नामों के बारे में भी आपको बता देता हूं। नीतीश कुमार साहब बिहार के मुख्यमंत्री, उनका नाम जोर शोर से चल रहा है। आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के उपराष्ट्रपति बनने नहीं जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हें किसी भी सूरत में देश का उपराष्ट्रपति नहीं बनाएगी, क्योंकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन भी करना पड़ता है और नीतीश कुमार राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन कर पाएंगे, सरकार की मदद कर पाएंगे, इस बात को लेकर
भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त नहीं है। बिहार के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब, उनका भी नाम चल रहा है, लेकिन उनके भी बनने की कोई संभावना नहीं है। एक बात और हो सकता है, अगर चुनावी राज्यों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दो नाम उभर कर निकल कर सामने आ रहे हैं। सबसे पहला नाम, इस साल बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है। पिछड़े मतदाता जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। तो ये भी बताया जा रहा है कि अगर राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ के फॉर्मूले पर कोई सहमति नहीं बनती है तो जनता दल यूनाइटेड के नेता जनता दल यूनाइटेड के कोटे से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बने रामनाथ ठाकुर का नाम भी आगे आ सकता है। रामनाथ ठाकुर साहब के बारे में आपको बता दूं कि बिहार में जो सामाजिक न्याय के पुरोधा माने जाते हैं, जिनको जननायक कहा जाता है, जो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जिनको पिछले साल 2024 में लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले यानी जनवरी 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, उन स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर है। तो अगर चुनावी नजरिए से देखा जाएगा तो बिहार के पिछड़े मतदाताओं को लुभाने के लिए रामनाथ ठाकुर साहब को देश का अगला उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब नीतीश कुमार भी इसके लिए तैयार हो जाएंगे। और फिर हरिवंश क्या करेंगे? वो ऑलरेडी जनता दल यूनाइटेड के कोटे से देश के राज्यसभा के उपसभापति बने हुए हैं, तो इसमें कई सारे किंतु परंतु लगे हुए हैं। लेकिन एक और चुनावी राज्य, अहम चुनावी राज्य है दक्षिण भारत का तमिलनाडु, जहां अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। तमिलनाडु को लेकर भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी लगातार बार प्रयास कर रही है, लेकिन तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की जनाधार में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो रही है। तो अब ये माना जा रहा है कि तमिलनाडु से जो आने वाले हैं सीपी राधाकृष्णन साहब, जो अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उनको देश का अगला उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। आपको बता दूं कि जगदीप धनखड़ साहब भी देश के उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे। तो ये कुछ 3-4 नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जो देश के उपराष्ट्रपति पद की रेस में सबसे आगे हैं। एक नाम और आ सकता है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि जब नई सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष बन जाएगा, चेहरे बदले हुए नजर आएंगे, तो फिर जेपी नड्डा को राज्यपाल बनाकर भेजा जा सकता है। लेकिन इस बदली हुई सूरत में, बदली हुई परिस्थिति में अब जेपी नड्डा के भी उपराष्ट्रपति बनने की संभावना बलवती होती हुई नजर आ रही। तो इसलिए इसमें सबसे आगे राजनाथ सिंह है, फिर आप रामनाथ ठाकुर साहब को रख सकते हैं, फिर जेपी नड्डा साहब को रख सकते हैं, फिर महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन साहब को रख सकते हैं। लेकिन एक बात जाते जाते और बता, अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत के मुताबिक जो 75 वर्ष का फॉर्मूला तय किया गया था, वाकई वो फॉर्मूला अगर लागू होगा और सितंबर के महीने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दे देंगे, तो जाहिर सी बात है कि फिर उनके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री के बाद अगर मैं सक्रिय राजनीति से अलग हटने के बाद कहूं तो 2 पद जो संवैधानिक दृष्टि से देश में 2 पद सर्वोच्च पद माने जाते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी साहब को इन दोनों पदों में से ही कोई एक पद देना पड़ेगा। ज्यादा संभावना इस बात की है कि अगर नरेंद्र मोदी 2025 में रिटायर हो जाते हैं तो सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठना चाहेंगे, यानी राष्ट्रपति भवन जाना चाहेंगे। तो इंतजार कीजिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे के साथ ये कहानी समाप्त नहीं हुई है। इस कहानी में कई मोड़ है, इस कहानी में कई किरदार है और आने वाले दिनों में एक बड़ा राजनीतिक तूफान, एक बड़ा राजनीतिक ब्लेंडर खड़ा होना तय माना जा रहा है। और इस राजनीतिक तूफान में किस किस को इस्तीफा देना पड़ेगा, कैसे इस्तीफा देना पड़ेगा, इस बात का अंदाजा फिलहाल आज की तारीख में लगा पाना संभव नहीं। लेकिन जो कुछ खबरें निकलकर छनकर सामने आ रही थी, उन खबरों को तथ्यों के साथ मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते फिर आपसे अपील, आग्रह, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और सबसे खास महत्वपूर्ण अपील, युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी इसे सब्सक्राइब करने का आग्रह कीजिएगा। नमस्कार।